गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पन्न करती हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पन्न करती हैं, तथा धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैग्नीशियम वायु में श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। इसी तरह जब कोई भी धातु का वायु में दहन किया जाता है तो यह वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात धात्विक ऑक्साइड प्रदान करती है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, धातु जमा ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। इसमें उदाहरण के लिए हमें कॉपर दिया गया। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके लिए समीकरण होगा कॉपर Cu जमा O2 ऑक्सीजन CuO कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार जब हम एल्यूमिनियम का वायु में दहन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अभी हमने पढ़ा है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब आपका ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। ऐसे दो धातु ऑक्साइड के नाम लिखिए जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करते हैं। हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। इनके लिए रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इनके लिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, HCl अम्ल, NaOH क्षारक। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण और H2O जल प्रदान करता है। इसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया है HCl, क्षारक के साथ अभिक्रिया है NaOH। इसी तरह हमारा जिंक ऑक्साइड भी अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है और इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश धातुएं जल में अघुलनशील होती, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर हमें क्षार प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण है सोडियम, पोटेशियम आदि। अलग अलग धातुओं के लिए अभिक्रिया की दर अलग अलग होती है। कुछ धातुएं तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं, तथा कुछ धातुएं ऐसी हैं जो सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब हमारा एक क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम प्यारे बच्चों बहुत ही अति अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। जब इनको खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु में अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आती है हमारी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि। ये सोडियम और पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और इनके ऊपर धातु ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है जो इनको पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। इसी तरह हम आयरन यानी लोहा देखते हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन बर्नर की ज्वाला पर जब हम लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। इसी प्रकार जब हम कॉपर को गर्म वायु के साथ दहन करते हैं तो इसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो काले रंग की होती है। गोल्ड और सिल्वर अत्यधिक उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इस तरह प्यारे बच्चों हमने ऑक्सीकरण में देखा है कि वायु में दहन से अलग अलग
धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं जैसे सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। एनोडीकरण। एल्यूमीनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण के कारण एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, यानी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अलग अलग धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं जल की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करती। सामान्यतः जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये धातु ऑक्साइड फर्दर जल के साथ अभिक्रिया करके हमें धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ धातुएं ऐसी है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। पोटेशियम और सोडियम को जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके KOH तथा NaOH प्रदान करती हैं और यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम की बजाय इसकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी सी कम होती है। इसमें से Ca+2H2O, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन जो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है इसके बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर ही चिपक जाते हैं और कैल्शियम जल की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देता है और सोडियम और मैग्नीशियम की तरह जल्दी से आग नहीं पकड़ता। अतः हमने देखा सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर जल की सतह पर तैरने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। न तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही ये धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बजाय कि ये जल की भाप के साथ अभिक्रिया करके हमें ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अभी हम देखते हैं एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया। एल्यूमिनियम जब H2O जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसी तरह से आयरन यानी Fe लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और H2 गैस प्रदान करता है। और ये दोनों ही समीकरण प्यारे बच्चों आपने अच्छे से याद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। इस तरह हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है जिस अम्ल में पानी कम मात्रा में मिला हुआ होता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, लेकिन धातुएं HCl के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि हम धातुओं की नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण यह है कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है यह पुनः उसे ऑक्सीजन प्रदान करके जल में बदल देता है। यानी प्यारे बच्चों, H2O के साथ अभिक्रिया करके H2O में बदल जाता है और इस तरह हम यह कहेंगे कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे कि N2O, NO और NO2O में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इस तरह अलग अलग धातुएं अलग अलग प्रकार से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और इस स्थिति के आधार पर हमने एक अभिक्रियाशीलता सारणी बनाई है। हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद एल्यूमिनियम इससे थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील है, जिंक और कम और आयरन सबसे इनमें कम अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है एक्वा रीजिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को हम एक्वा रीजिया कहते हैं और यह मिश्रण बहुत ही अधिक भवकता दर होता है और यह गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी पिघला सकता है। अब हम इसके लास्ट पार्ट में करेंगे धातु अन्य धातु लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। अभी हम देखेंगे कि एक धातु को हमने धातु की अवस्था में ठोस अवस्था में लिया है, जबकि दूसरी किसी धातु के लवण का विलयन लिया है। जब हम इस प्रकार दो धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है उनको हम एक धातु को ठोस अवस्था में तथा दूसरी धातु के विलयन का प्रयोग करते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके घोल से विस्थापित कर देती है और हम देखते हैं कि ए धातु का लवण और बी धातु हमें प्रदान होती है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोहे की कील को डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद नीला कलर खत्म हो जाता है। यह लोहे तथा कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। इस तरह हम अलग अलग धातुओं का और धातुओं के विलयन का प्रयोग करके हम यह देखते हैं कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है तथा कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है और इसके आधार पर हमने एक सक्रियता श्रेणी बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।